guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So as your exams are quite near, we are bringing this video to you which will cover important case studies from your MTPs, that is the mock test paper released by ICAI for July 21 exams. So why are these important? These are quite important for you right away because this will help you to solve the MTP in just 20 minutes and you will cover the important case studies as well as you need not to go through those MTPs again. So I think these will be very helpful at this time and at this moment. Stay with us till the very end of the video so that you cover the most important case studies that are covered by ICAI in your July 21 exams. So without any further delay, let's start with the questions that we are having. But just a small information before that, if you have not yet subscribed to the channel, if you are new to the channel, do subscribe to the channel so that you are updated with every new video that we are uploading and with every new question that we are solving. So let's move ahead with the questions. The first question that we are having in this MTP that is released by ICAI is Shambhu Dayal started self-service system in his shop. Shrimati Prakash entered the shop, took a basket and after taking articles of her choice into the basket reached the cashier for payment. क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? सेल्फ सर्विस का शॉप है, दैट इज इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने सेल्फ से यहाँ पे सामान उठाया है, सेलेक्ट किया है और फिर हम कैशियर के पास गए हैं कि सर हम पेमेंट करना चाहते हैं, हम किस तरीके से पेमेंट करें. फाइन. कैशियर refuses to accept the price. Now what is the most important point in this question? Important point is that the purchaser, that is Mrs. Prakash, Shrimati Prakash, took the product of her own choice. इसका मतलब सीधी सीधी बात है, जब भी हम सेल्फ सर्विस या फिर शेल्फ से प्रोडक्ट उठाने की बात करते हैं तब हमारे पास में डायरेक्ट इंडिकेशन जाता है इनविटेशन टू ऑफर का. तो आपको फर्स्ट लाइन से ही पता चल गया सेल्फ सर्विस से ही कि वहां पे हम शेल्फ लाइफ की बात कर रहे होंगे. तो इसीलिए वहां पे आपके पास में इनविटेशन टू ऑफर का क्वेश्चन आएगा. तो इन्होंने बोला कि जब कैशियर ने रिफ्यूज कर दिया कि हम वो प्राइस नहीं ले रहे हैं जो कि हमने सेल्फ पे दिखाया है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल द सेड आर्टिकल्स टू श्रीमती प्रकाश. क्या उन्हें कंपेल किया जा सकता है कि क्योंकि आपने ऑफर किया और हमने एक्सेप्ट किया अब आपको वो सामान बेचना पड़ेगा. फाइन. तो हमारे को पता चला कि सर सेल्फ सर्विस है, जहां पे भी हमने प्राइस टैग की बात करी है. पॉइंट नंबर 10 इन इनविटेशन टू ऑफर आप सबको पता है, जहां पे भी हमने सेल्फ सर्विस या फिर शेल्फ प्राइस की बात करी है, यहाँ पे टैग प्राइस की बात करी है, हमने कहा है कि सर ये तो आपका जो प्रोविजन है इनविटेशन टू ऑफर का है. एंड क्योंकि ये सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर था, श्रीमती प्रकाश ने जो प्रोडक्ट उठाया और जो वो कैशियर के पास गई तो उन्होंने ऑफर किया. अब उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं ये कंप्लीटली आपके ओनर पे डिपेंड करेगा, आपके प्रोडक्ट के ओनर पे डिपेंड करेगा और इसीलिए उसमें उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है. वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, उन्होंने कोई तरह का ऑफर नहीं किया है. तो इसका आंसर आपको बहुत ही क्लियर होगा कि यहाँ पे दे कैन नॉट कंपेल शंभू दयाल टू सेल. पहला आंसर ये होना चाहिए. दूसरा आंसर आपके पास में आना चाहिए बहुत ही क्लियर कट. सर दिस इज अ केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर. सो आपका प्रोविजन इनविटेशन टू ऑफर आएगा. कंसेप्ट के अंदर जो आपको फैक्ट लिखने हैं वो आपके पास में फैक्ट दिए गए हैं. कंक्लूजन के अंदर आप लिखेंगे क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर है, दे कैन नॉट बी फोर्स्ड एंड यहाँ पे आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा. फाइन. Then moving on to the second question, Mr. X purchased some goods from Messrs ABC Limited on credit. क्रेडिट पे सामान लिया गया है. क्रेडिट पीरियड इज 1 month was allowed to Mr. X. Before the due date, X went to the company and wanted to repay the amount. उन्होंने बोला कि आप 1 महीने का टाइम लेके रख सकते हैं, 1 महीने बाद में आप पेमेंट कर दीजिएगा. बट एक्स के पास में जो था पेमेंट पहले ही आ गया, तो वो कंपनी में चला गया कि सर आप पेमेंट जल्दी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. He found only Mr. Z there who was the factory supervisor. Mr. Z मिले उनको वहां पे, वो सुपरवाइजर थे. Mr. Z told Mr. X, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, told Mr. X that the accountant and cashier were on leave. उन्होंने कहा कि सब वो दोनों तो लीव पर हैं and he is in charge of receiving the money.
वो चार्ज है, वो पैसा ले सकते हैं एंड ही मे पे द अमाउंट टू हिम। जेड ने ये बोला। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम अभी देखते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, मिस्टर जेड इशूड अ मनी रिसीट, उन्होंने इश्यू किया है अंडर हिज सिग्नेचर। मिस्टर जेड के सिग्नेचर के अंडर उन्होंने मनी रिसीट को साइन करके एक्स को दे दिया। फाइन। After 2 months, ABC Limited issued a notice to Mr. X for non-payment of the dues within the stipulated period. Mr. X informed the company that he had already paid and cleared his dues and he is no more responsible for the same. He also contended that Mr. Z is an employee of the company whom he had made the payment. Being an outsider, he trusted the words of Mr. Z on duty. Distribution is a job of internal management of the company. देखिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या काम का है, क्या कहानी है वो तो आपको समझ में आ गई। एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स जिन्होंने सामान खरीदा है एक कंपनी से और उन्होंने कहा कि मैं आपको 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने एक्सेप्ट करी। बट क्योंकि मिस्टर एक्स के पास में कुछ सामान पहले ही आ चुका था, पैसा पहले ही उनको मिल गया था, उन्होंने कहा आई विल पे यू अर्ली। ओके फाइन, नो इश्यूज, यू कैन पे अर्ली टू। बट उसके बाद में क्या हुआ, जब वो कंपनी में गए तो जो इंचार्ज है दैट इज द कैशियर एंड अकाउंटेंट, दे वर नॉट अवेलेबल। सो व्हाट ही डिड, ही पेड टू एन एम्प्लॉय हु टोल्ड हिम स्पेसिफिकली। उस एम्प्लॉय ने कहा कि सर आई एम द इंचार्ज, ही गेव अ रिसीट। फाइन, आई एम द इंचार्ज, ही गेव अ रिसीट दैट यस आई हैव रिसीव्ड द अमाउंट। फाइन, द मिस्टर एक्स हैज आल्सो हैड द प्रूफ फॉर इट। ठीक है, तो मिस्टर एक्स के पास प्रूफ है उन्होंने किसको पैसा दिया। मिस्टर एक्स ने बोला कि सर वो आपके एम्प्लॉय हैं, उन्होंने जब आपको हमने बताया। तो उसके बाद में क्या होता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नाउ यू विल से कि मैम फ्रॉड पे तो इंडोर मैनेजमेंट लगता ही नहीं है, तो फ्रॉड हो गया ना, मिस्टर जेड ने गलत कहा। तो ये बात क्यों इंपॉर्टेंट आई, यहाँ पे मैंने कहा आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंडर हिज सिग्नेचर, अगर जेड ने किसी और के सिग्नेचर किए होते, किसी अकाउंटेंट के या उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर किए होते, तो वो फ्रॉड में जाता। क्योंकि जेड ने किसी और के सिग्नेचर नहीं किए थे, तो यहाँ पे हम इसे फ्रॉड में नहीं मानते हैं और इस कारण से इसे यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट में रखा जाएगा और फ्रॉड के कारण एक्सेप्शन में नहीं लिया जाएगा और इसे ये माना जाएगा कि ये इंडोर मैनेजमेंट का केस है। अब कंपनी से एक्स को फोर्स नहीं कर सकती है पैसा देने के लिए, जो भी लाइबिलिटी है वो कंपनी की रहेगी एंड मिस्टर एक्स विल बी रिलीव्ड ऑफ ऑल हिज ड्यूटीज। फाइन, तो मिस्टर एक्स के पास में और कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ पार्ट सी में हमारा बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है जिसमें हमने डिलीवरी इन इट्स फॉर्म का पूछा है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल से आपको सीधा सीधा इसके फॉर्म्स के बारे में मेंशन करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर केस स्टडी, व्हाट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। यहाँ पे आपके पास में है मिस्टर X and Mr. Y entered into a contract on 1st August 2020 by which Mr. X had to supply 50 tons of sugar to Mr. Y at a certain price. Sugar बेचनी है, प्राइस है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। Strictly important is it is time bound, strictly within a period of 10 days from the contract. Fine. Mr. Y also paid the amount of 50,000 as advance. Advance दिए हैं उन्होंने as per the terms of the contract. Fine. The mode of transportation available between their places is only roadways. केवल roadways का मोड है। Severe flood वहाँ पे हुआ on 2nd August and the only road connecting these places was damaged and could not be repaired within 15 days. 15 दिन के अंदर उस रोड को वो रिपेयर नहीं कर पाए, ओके। Mr. X offered to supply sugar on 20th August for which Mr. Y did not agree. Mr. Y ने उसके लिए agree नहीं किया, okay. On 1st September 2020, Mr. X claimed a compensation of 10,000 from Mr. Y for refusing to accept the supply of sugar, for refusing to accept. Fine. उसके बाद में आता है which was not there within the purview of the contract. ये कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा ही नहीं था, फिर भी उन्होंने मांगा। On the other hand, Mr. Y claimed the refund of 50,000 which he has paid as advance in the terms of contract. ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 50,000 जो एडवांस दिए थे उसका रिफंड मांगा। अब आपको बताना है कि क्या सिचुएशन रहेगी। हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सर, एक तो ये था कि टाइम पीरियड वाज देयर
time period was really important, which was 10 days. Fine. But due to some natural circumstances, there was not a mistake of any of the parties. So due to some natural circumstances, the delivery of product was rendered impossible. Fine. There was a supervening impossibility. Why it is a supervening impossibility? Because the event was not impossible from the very starting. Event was made impossible later on due to natural circumstances. Fine. Whenever there is a supervening impossibility, the contract become void. जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के रेंज में आता है, यानी कि किसी भी सर्कमस्टांस के कारण वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है, तो हम उसे void डिक्लेयर कर देते हैं. फाइन, वी ऑल नो दैट. तो जब हम उसे void डिक्लेयर करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है, अगर आपने कोई भी तरह के बेनिफिट रिसीव किए हैं तो वो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे. बट आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीजें थी वो सब नल एंड वॉइड हो जाती है. फाइन. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब 20 अगस्त को, यानी कि जब आपका वो पॉसिबल हो गया इवेंट, उस टाइम पे एक्स ने ऑफर किया तो वाई ने रिफ्यूज कर दिया. अब एक्स बोलता है कि आपने हमारा प्रोडक्ट लेने से रिफ्यूज किया है, सो यू नीड टू पे अस 10,000 रुपीज एज कंपेंसेशन. Whereas Y is claiming कि the 50,000 rupees which I paid you as advance, you should return that amount to me. तो कौन सही है, X सही है या Y सही है? तो हमने कहा कि सर Y is correct because it is कि आपको वहां कॉन्ट्रैक्ट में रिसीव्ड बेनिफिट्स को रिटर्न करना is compulsory. So 50,000 received as advance is a benefit. Fine. And there is no such provision of claiming any amount just because of the contract becoming void due to supervening impossibility. ठीक है. तो X को तो कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, Y को आप बेनिफिट्स जो आपको रिसीव हुए थे 50,000 रुपीज, उसको आपको रिफंड करना पड़ेगा. सो प्रोविजन क्या आएगा? प्रोविजन आएगा सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का, जिसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वॉइड. और फिर आप यहाँ पे ये प्रोविजन लिखेंगे कि सर मिस्टर Y जो है वो करेक्ट है, उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, वेरेस जो X है उनका कंटेंशन गलत है, उनको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं किया जाएगा. फाइन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी आपका केस स्टडी है. बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. थोड़े से वर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे और उसके बाद में आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. फाइन. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी आपके पास में क्या कहता है? A, B, C are partners in a partnership firm ABC and Company. Okay, the firm is a dealer in office furniture. Fine. A was in charge of purchase and sale, B was in charge of maintenance of accounts, and C was in charge of handling all legal matters. कोई बात नहीं, सही है, ठीक है. परचेज सेल A कर लेगा, B अकाउंट्स देख लेगा, C लीगल मैटर्स देख लेगा. फाइन. Recently, through an agreement among them, it was decided that A will be in charge of maintenance, B will be in charge of purchase and sale. Being ignorant of such agreement, M, a supplier, supplied some furniture to A, who ultimately sold them to third party. Purchase sale अब कौन देख रहा है? B. A अकाउंट्स देख रहा है. तो M को तो कुछ नहीं पता, वो सप्लायर था, वो पहले मिस्टर A से बात कर रहा है, उसको मिस्टर A को वो अच्छे से जानता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मिस्टर A ही वहां पे परचेज सेल की डीलिंग करता है. फाइन. तो मिस्टर एम ने क्या किया? मिस्टर ए के पास में थोड़ा सा फर्नीचर सप्लाई कर दिया, ए ने उसे थर्ड पार्टी को बेच दिया. अब आपको ये बताना है कि क्या एम उसे रिकवर कर पाएगा या नहीं. फिर व्हाट विल बी योर एडवाइस इन केस एम इज हैविंग नॉलेज अबाउट द एग्रीमेंट. देखिए क्वेश्चन सिंपल इन्होंने बना दिया. सबसे पहली बात, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए. कौन से? पहली बात इन्होंने पूछी जो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करी कि M इज इग्नोरेंट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. दूसरी बात इन्होंने पूछी क्या होगा अगर M को पता है तो, यानी कंफ्यूजन का पॉइंट. तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा यहीं से. वाई सर, अगर वो क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है कि नॉलेज है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, यानी कि दोनों अलग अलग है. क्लियर. इन दोनों को आपको अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा. सो अगर नॉलेज है कॉन्ट्रैक्ट का तब तो आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उनसे पैसा रिकवर कर सकते हो.
क्यों? पार्टनरशिप डीड में किसी भी तरह का चेंज अगर आपके थर्ड पार्टी को नहीं पता है तो यहाँ पे कौन सा प्रोविजन आएगा? यहाँ पे ये प्रोविजन आएगा कि थर्ड पार्टी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द चेंजेस और एनी ऑफ द इंटरनल चेंजेस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। करेक्ट? तो आपको प्रोविजन कैसे लिखना है? प्रोविजन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर यहाँ पे एम जो है फर्स्ट केस में रिकवर कर सकता है। वाई? बिकॉज ही इज नॉट अवेयर ऑफ द चेंजेस इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। आपके मॉड्यूल में डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है चेंजेस इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसमें वो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता है देन दे कैन क्लेम इट। इफ द थर्ड पार्टी इज अवेयर ऑफ द चेंजेस देन दे कैन नॉट क्लेम द अमाउंट बिकॉज इट वॉज एन इंटेंशनल मिस्टेक। क्लियर? तो अगेन इट वाज अ गुड क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप गलती मत कीजिएगा। क्लू आपके पास में यहाँ पे है कि सर एक तो आपका चेंज हुआ है पार्टनरशिप डीड में, सेकेंड आपका एम जो है वो थर्ड पार्टी है, और उसके बाद में सबसे बड़ी हिंट ये थी कि क्या होगा अगर नॉलेज होता तो, यानी कंफ्यूजन का पॉइंट इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया, उसको ही आपको फॉलो करना है। Fine, clear? Then moving on to another question. Let's move to question number 5. Question number 5 क्या कहता है? Mr. Samuel agreed to purchase 100 bales of cotton from Mr. Baru out of his large stock and sent his men to take delivery of the goods. They could pack only 60 bales. Later on, there was an accidental fire and the entire stock was destroyed, including 60 bales that were already packed. ये already packed थे। अब आपको बताना है that who will bear the loss and to what extent। तो सर इसका प्रोविजन कौन सा लगेगा? सीधा सा बात है सर, एक तो ये सोगा का क्वेश्चन है दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, प्रोविजन लगेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आपका आएगा यूनिट 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको मेंशन क्या करना है सर? इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इज दिस 100 बेल्स में से 60 बेल्स वर ascertained property. So how is the property of ascertained and unascertained goods is transferred to the buyer is what the question is asking you. Okay, तो हमने क्या कहा कि if there are 100 bales and out of 100 60 are selected and ascertained, property of unascertained goods is transferred once they are selected and ascertained by the party. Correct? तो उन्होंने कहा that these 60 bales will be transferred to the buyer and the loss of these bales will be borne by the buyer, whereas the 40 bales which are still unascertained and kept in the godown of the seller, the property will not pass to the buyer and this loss will be borne by the seller. Fine. तो हमने बताया सर क्या एक्सटेंट पे and who will bear. So the loss will be borne in this manner. You need to mention these points. ये दोनों पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन में आएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन अनअसर्टेन गुड्स एंड असर्टेन गुड्स। वो दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं। नीचे आपको आंसर में ये आंसर लिखना है कि सर 100 में से 60 बेल्स तो बायर के होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, और 40 बेल्स सेलर के होंगे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। फाइन, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, आपको 6 मार्क में एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें मेंशन करें, इसमें से एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं करेंगे। क्या उसके पॉइंट्स है मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। प्रॉपर्टी कब पास होती है, अनअसर्टेन गुड्स की कब पास होती है, असर्टेन गुड्स की कब पास होती है। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्राइस वाला फैक्टर यहाँ नहीं आएगा बिकॉज पेमेंट ऑफ प्राइस कैन नेवर असर्टेन हाउ द प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन नॉट। ठीक है, पेमेंट ऑफ प्राइस आपके प्रॉपर्टी के ऊपर पासिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही प्रॉपर्टी पासिंग आपके पेमेंट ऑफ प्राइस पे डिपेंड करेगी। डिपेंडेंसी इस बात पे है कि गुड्स सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, गुड्स असर्टेन हुए हैं या नहीं। फाइन, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 का बी जो क्वेश्चन है, S and SSC was a wealthy man earning huge income by way of dividend and interest, and he formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as agent for them. Fine. Dividend and interest income was received by the companies was handed back to F as pretended loan.
F divided his income into 3 parts to reduce the tax liability. Now this is a question जो अब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा. It was repeated so many times that we know कि इसमें कौन सा केस स्टडी लगेगा, इसमें क्या होगा. So I am giving you a short idea that dividend and interest income को बचाने के लिए जो हमने डिनशॉ मैकेंजी पेटिट का केस पढ़ा है वो केस आपका यहाँ आएगा. हम इन्हें स्कैम घोषित करेंगे और यहाँ पे हमारे पास में इसे अलग अलग कंपनी नहीं मानी जाएगी और सीधे तरीके से हम इसे कहेंगे कि लो सर ये एक स्कैम है, यहाँ पे आपका फ्रॉड पकड़ा गया है, हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करेंगे और इन्हें एक ही एंटिटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और सारा का सारा पैसा जो है वो मिस्टर एफ की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा. फाइन. सो दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द आंसर फॉर दिस. और ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है, यू नो दिस वेरी वेल. हमने इसको इतनी बार सॉल्व किया है. सो दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग द वीडियोस ऑन YouTube और आर इन आवर लाइव क्लासेस, दे विल नो दैट दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स कि आपको अब तक तो ये याद हो गया होगा. करेक्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट केस स्टडी है आपके लिए. तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी. इंपॉर्टेंट है, पब्लिक कंपनी है वो, उसमें 230 मेंबर्स हैं. सर पब्लिक कंपनी के मेंबर्स अनलिमिटेड है, वहां पे आप कितने भी मेंबर्स रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. इन द कंपनी एज बिलो, डायरेक्टर्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ एक्स एम्प्लॉयज हैं, कुछ कपल्स हैं, कुछ अदर्स. फाइन, नो इशू. Board of Directors of the company proposes to convert it into a private company. Also advise whether the reduction of number of members is necessary. क्या कह रहे हैं सर आप, क्यों रिड्यूस करना है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए सर 200 मेंबर्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट यू कैन हैव. करेक्ट. 200 मेंबर्स ऊपर आप जा ही नहीं सकते. सो व्हाट टू डू सर, 30 मेंबर्स आर एक्स्ट्रा, यू नीड टू रिड्यूस 30 मेंबर्स. ओके, राइट द आंसर. इज इट करेक्ट? No, here is a problem. Why are these specifically mentioned? Because whenever we are calculating the limit of these 200, we exclude some of the members from it, right? कैसे हम उसको exclude करते हैं सर? जब हम उन 200 की लिमिट को काउंट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कपल्स को सिंगल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं. हमने कहा है 5 into 2, करेक्ट. 5 into 2, इसका मतलब if there are any joint holders then we consider them as a one unit, as single unit. तो इसको तो सर हमने 5 ही कंसिडर करना है. फिर जब हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तब हम एक्स एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयज को दोनों को ही कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं. तो सर ये दोनों ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो गए. तो सर हम 200 की काउंटिंग करेंगे कैसे? हम काउंटिंग करेंगे ऐसे, 190 plus 5 and plus 5. इसका मतलब 190 plus 10 is 200 members. तो आपके पास में ऑलरेडी केवल 200 मेंबर्स हैं, तो आपको मेंबर्स को रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन कन्वर्ट इट डायरेक्टली इनटू अ प्राइवेट कंपनी. सो इट्स एज इजी एज दैट. सर do convert it into private company, there are no issues. So what you need to give in the provision, सबसे important बात provision में क्या लिखना है? provision में आपको बताना है that the maximum number of people that a private company can have, the maximum number of members that a private company can have is 200 members. Among those 200 members we do not include employees, ex-employees, and we consider joint holders as a single entity, right? ये वाला प्रोविजन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. उसके बाद में आप आएंगे इसके अंदर, इसी कैलकुलेशंस दिखाएंगे, सेम इसी तरीके से टेबल बना के आप कैलकुलेशन दिखाएंगे दैट देयर आर 200 मेंबर्स एंड नाउ देयर इज नो नीड टू रिड्यूस द मेंबर्स बिलो 200. करेक्ट. सो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. तो ये क्वेश्चन आपके पास में फिर से आया है आपके एमटीपी में एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव कवर्ड. ये क्वेश्चन भी दोज आर इन आवर लाइव क्लासेस, दे विल नो वी हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस एंड सो ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. यहाँ पे हमने आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो कि आपकी एमटीपी में कवर करी गई है वो हमने यहाँ पे कवर करी है. एक क्विक वीडियो आप इसको देख सकते हैं ताकि फटाफट से इसका रिविजन हो जाए और आपको दोबारा एमटीपी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ना रहे. इन केस यू स्टिल वांट दिस एमटीपी इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्स ऑफ कॉमर्स एंड आपको ये वेबसाइट का एड्रेस यहाँ स्क्रीन पे मिलेगा और साथ साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा. आप वहां से जाके इस एमटीपी को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके साथ के आंसर्स को चेक कर सकते हैं. साथ साथ में आप
इसके साथ में जो क्वेश्चंस हैं, इसको अदर जो एडिशनल क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं. सो आई विल बी अपलोडिंग दीज MTPs ऑन द वेबसाइट. आप वहां से जाके इसे जरूर डाउनलोड करें. इन केस आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आप एक बार इस वीडियो को सुन लीजिए. खाना खाते टाइम, वॉक करते टाइम आपका पूरा रिविजन हो जाएगा. सारे चैप्टर्स में से एक एक केस स्टडी हमने यहाँ लिया है, आराम से आपका रिविजन हो जाएगा. राइट? So stay with us and we will be bringing such questions more to you. In case you have any specific query, in case you are November 21 student and you want to have any specific question to be solved here, do mention in the comment section below. We will make a video on that. We will make sure that you have it, you receive those facilities with you. And in case you are liking this video, do not forget to hit the like button and give us some encouragement. So we make such videos a lot and bring things to your service. So I will see you in the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.